नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। इस हादसे में 40 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। करीब 100 लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। सोर्सों के हवाले से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की जान गई उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसे के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनावी रैली की और इस बात को कबूल कर लिया कि महाकुंभ में मची भगदड़ में कुछ लोगों की जान गई है। वो बात अलग है कि प्रयागराज का प्रशासन पीएम मोदी के दावे को गलत बता रहा है। तो कुंभ मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी का बयान आया है, क्या कुछ बोले हैं, सुन लीजिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। द्विवेदी ना तो भगदड़ की बात मान रहे थे और ना ही किसी की जान जाने की बात को कबूल कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि शाम को प्रशासन ने 30 लोगों की जान जाने की बात कबूल कर ली। इस बीच विपक्ष जरूर इस घटना पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार की वध इंतजामी के कारण भगदड़ मची। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। देर रात को मची भगदड़ के चलते अखाड़ों के अमृत स्नान को पहले रद्द कर दिया गया, लेकिन बाद में प्रशासन के कहने पर दोपहर 2 बजे के करीब अखाड़ों ने संगम में स्नान किया। हादसे को लेकर यह भी खबर आ रही है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। दूसरा, अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस बीच यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। बाद में बवाल मचने पर निषाद ने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी, ये उनकी चूक है। दुनिया भर की मीडिया ने भी महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सवाल उठाए हैं। गार्डियन ने लिखा, कम से कम 38 लोगों की जान गई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC, फ्रांस 24, मेल ऑनलाइन ने भी महाकुंभ में मची भगदड़ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। चुनाव की वोटिंग को लेकर बमुश्किल 1 हफ्ते का वक्त बाकी है। इस बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हैं। वहीं राज्य में यमुना के पानी को लेकर जारी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को उनके लगाए आरोपों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा कि केजरीवाल 29 जनवरी रात 8 बजे तक सबूत पेश करें। बता दें कि केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में वेस्टेज डंप कर उसे जहरीला पानी बनाने का काम कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस आरोप पर क्या सबूत पेश करते हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इसमें पार्टी ने दिल्ली वासियों से 5 वादे किए, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, बेरोजगारों को 8500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक का हेल्थ कवरेज का वादा शामिल है। वहीं इसी के साथ कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बवाना में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ राज्य की आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल ने जहां बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि वो साफ सुथरी राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े नेता खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बुराड़ी में एक रैली को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी करतारपुर में बीजेपी के लिए प्रचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की मसौदा रिपोर्ट पर संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने अपनी मुहर लगा दी है। इसे लेकर जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी सदस्यों के बीच वोटिंग हुई। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में संशोधनों पर चर्चा हुई और वोटिंग कराई गई, जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष की तरफ से दिए गए 44 संशोधनों को वोटिंग में खारिज कर दिया गया। अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। रिपोर्ट के साथ विपक्षी दलों की असहमति नोट भी शामिल किए गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक के अलावा डीएमके के ए राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत समेत कई सदस्यों ने असहमति नोट दिए हैं। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की बैठक सत्ता पक्ष के रुख पर भी सवाल उठाए और इसे अलोकतांत्रिक बताया।
उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने असहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने डिसेंट नोट दिया है। ये वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी दिखाने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। देश में जरूरत नहीं है जिन मुद्दों की, वो बहस शुरू हो जाएगी। एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि जेपीसी में चर्चा नहीं की गई, वो लोग मजहब में दखल देना चाह रहे हैं। हम भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते छिड़ गया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर 29 जनवरी को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिका में 3 तलाक पर मोदी सरकार के बनाए कानून को चुनौती दी गई है। इस कानून के खिलाफ लगभग 12 याचिकाएं दाखिल की गई। दरअसल 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तलाक के बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक बोलकर शादी रद्द करने को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एक साथ 3 तलाक बोलने को अपराध घोषित करने का कानून बनाया। संसद से पारित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि एक साथ 3 तलाक बोलने के लिए 3 साल की सजा बेहद सख्त कानून है। ये कानून महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर बनाया गया है, लेकिन पति के जेल चले जाने से पत्नी की कोई मदद नहीं होगी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाना जरूरी था। ये आईपीसी की धारा 506 के तहत भी धमकी देने जैसा अपराध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में दर्ज मामलों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी दूसरे राज्य ने इस कानून को चुनौती दी है, क्या किसी राज्य सरकार ने इसे लागू करने में कोई समस्या बताई है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों में 3 तलाक कानून के तहत दर्ज FIR का केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि किसी और समुदाय में यह दंडनीय अपराध नहीं है। इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है और हर समुदाय के लिए कानून है। हम मामले को विस्तार से सुनेंगे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मार्च के आखिरी हफ्ते में सुनवाई। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस काफी खास रहा। महीनों से चल रही इसकी तैयारी, उसके बाद 26 जनवरी से शुरू हुआ कार्यक्रम अब खत्म हो गया है। हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और परंपरा अनुसार इस बार भी ये आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कई लोगों ने इसमें शिरकत की। इस समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंडों की कदम कदम बढ़ाए जाके धुन के साथ हुई, जिसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड की अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि, नाटी इन हिमालयन वैली, गंगा जमुना और वीर सियाचिन की धुन बजाई गई। इसके बाद CAPF के बैंड ने विजय भारत, राजस्थान ट्रूप्स, ए वतन तेरे लिए और भारत के जवान जैसी धुनों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं इंडियन एयरफोर्स के बैंड में गैलेक्सी राइडर, स्ट्राइड, रूबरू और मिलेनियम फ्लाइट फैंटेसी जैसी धुनें शामिल रही, जबकि नेवी के बैंड ने राष्ट्रीय प्रथम, निशक निष्पाद, आत्मनिर्भर भारत, स्प्रेड द लाइट ऑफ फ्रीडम, रिदम ऑफ द रीफ और जय भारती जैसी धुनों का प्रदर्शन किया। इसके बाद इंडियन आर्मी के बैंड ने वीर सपूत, ताकत वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव और फौलाद का जिगर बजाया। इस समारोह का समापन सामूहिक बैंड द्वारा प्रियम भारतम, देशभक्ति गीत, ए मेरे वतन के लोगों और पारंपरिक ड्रमर्स कॉल की प्रस्तुति के साथ हुआ। अंत में बुगलर्स ग्रुप ने सारे जहां से अच्छा की लोकप्रिय धुन बजाई। आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का मतलब है सेना की बैरक में वापसी। ये परंपरा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है, जिसमें सेनाएं दिन भर युद्ध लड़ती थी और फिर सूर्यास्त के बाद सैनिक युद्ध बंद कर देते। उस वक्त एक संगीत बजता था जिसे बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग द रिट्रीट भी उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। इसके मुख्य अतिथि देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति होते हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के जश्न का समापन। यानी कि गणतंत्र दिवस पर कई मांगों को लेकर निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के बाद अब किसान महापंचायत करेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने शंभू और खनौरी मोर्चे से एकता मीटिंग बुलाने की तैयारी की है। पहले 12 फरवरी को मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस दिन महापंचायत है, ऐसे में इस तारीख में बदलाव हो सकता है। वहीं 13 फरवरी को मोर्चे को 1 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में किसान 11 से लेकर 13 फरवरी तक 3 महापंचायत आयोजित करने जा रहे हैं।
वहीं डल्लेवाल ने 12 फरवरी को खनूरी में होने वाली महापंचायत में भारी संख्या में लोगों को शामिल होने का न्योता दिया है। 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी है। उन्होंने अभी हाल ही में जनता के नाम दिए संदेश में साफ कर दिया कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक उनका अनशन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि किसान साथियों व मोर्चे के नेताओं के कहने पर मेडिकल मदद ली थी। वहीं डल्लेवाल का चेकअप कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक ये संघर्ष चलेगा वे अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की मांगों के आगे सरकार कब झुकेगी। एआई चैटबॉट डीप सीक ने अमेरिका के टेक वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। इसने अमेरिका के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया है और कुछ ही दिनों में मार्केट से अरबों डॉलर का सफाया कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस चैटबॉट पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सकता है? इसके लिए राजनीतिक तौर पर कुछ संवेदनशील सवालों के साथ इस चीनी चैटबॉट की टेस्टिंग की गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि चीन का यह प्रोडक्ट उसकी सरकार के प्रचार के लिए बनाया गया है। बता दें कि ये चैटबॉट ऐसे जवाबों को छोड़ देता है या सेंसर कर देता है जो चीनी सरकार के राजनीतिक रुख से मेल नहीं खाते हैं। पहला सवाल, मुझे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताइए। जवाब, क्षमा करें, ये मेरे वर्तमान दायरे से बाहर है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। दूसरा सवाल, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जवाब, 1 सेकंड के लिए चमका और फिर गायब हो गया। तीसरा सवाल, पेमा खांडू कौन है? फिर से उसे सही उत्तर पता था, लेकिन जवाब को चैटबॉट ने सेंसर कर दिया। चौथा सवाल, कौन से भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? इसने लद्दाख के साथ जवाब दिया और फिर इसे हटा दिया और आखिर में लिखा, क्षमा करें, ये मेरे वर्तमान दायरे से बाहर है, चलो कुछ और बात करते हैं। दरअसल इस चैटबॉट को भारत के किसी भी पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य के बारे में बात न करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। इस ऐप के रवैये से ऐसा लगता है कि इसका भी वही हश्र हो सकता है जैसा 2020 में भारत में बैन किए गए टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स के